हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 6 को। और हमारा चैप्टर होगा देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो ये जो चैप्टर है आप ट्री 4 वालों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित आना है। साथ ही साथ क्लास 8 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस चैनल के दूसरे प्लेलिस्ट को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, इसमें क्लास 7 के सारे हिस्ट्री के चैप्टर्स एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। अब यह जो नज़रिया दिया गया है, जो टॉपिक का हेडिंग दिया गया है, ये किसी भारतीय का नज़रिया नहीं है, बल्कि यह ब्रिटिशर्स का नज़रिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नज़रिया है कि वो हमारे देश के लोगों को या हमारे पूर्वजों को सभ्य नहीं मानते थे, इसलिए वो सभ्य बनाने चाहते थे। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश का जो नीति था वो यहाँ के राजा, नवाब, किसान, आदिवासियों को प्रभावित करता था। कितना दमनकारी नीति था, या तरह तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे जिससे उनका जीवन काफ़ी मुश्किल हो चुका था। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश की नीतियाँ हैं वो भारतीय विद्यार्थियों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं या की। और हम लोग यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश का यहाँ आना केवल इस भूक्षेत्र पर विजय पाना नहीं था, और ना ही केवल आय पर नियंत्रण करना था, बल्कि वो चाहते थे कि वो उनका कर्तव्य था कि यहाँ के संस्कृति को कुछ सुदृढ़ बनाएं। मतलब यह एक सांस्कृतिक मिशन भी था भारत में आना। इसको वो लोग अपना दायित्व तो समझते थे। वे मानते थे कि देसी समाज को सभ्य बनाना है, मतलब उनके नज़र में हमारा जो देसी समाज है वो असभ्य था, और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। मतलब हमारे रीति रिवाज को बदलना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था हमारा रीति रिवाज जो है काफ़ी बेकार है। आगे हम लोग देखेंगे इसी में कि इन सारे मकसद को पूरा करने के लिए वो क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। यहाँ एक टर्म एक्सप्लेन किया गया है, भाषाविद किसको कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार होता है या विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी इसलिए क्योंकि जीवन पर्यंत सीखता रहता है जो जानकार लोग हैं। तो अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते हैं या देखते थे, तो हम इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। बस यह जोर समझेंगे कि लगभग भारत में जो नज़रिया बदला शिक्षा के प्रति, यह अंग्रेज़ों के प्रभाव के कारण बदला है, और इसको बदलने में लगभग उनको 200 साल का समय लगता है। तभी जाकर के आज हम देखते हैं कि बच्चे जॉनी जॉनी यस पापा करते हैं, या लंदन ब्रिज करते हैं, ना कि गंगा ब्रिज करते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग विलियम शेक्सपियर पे जोर देते हैं, ना कि प्रेमचंद पर और राष्ट्रकवि दिनकर पर देते हैं। तो आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो प्राच्यवाद की परंपरा है। तो इससे पहले हम लोग प्राच्यवाद शब्द को समझेंगे कि प्राच्यवाद क्या है या प्राच्यवादी क्या होते हैं। तो ये वैसे लोग होते हैं जो एशियाई भाषा या संस्कृति को का गहन अध्ययन करते हैं या उसका गहन ज्ञान रखते हैं। तो प्राच्यवादी कौन हो गए? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। लेकिन जब हम भारत के संदर्भ की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्राच्यवादी वैसे लोग हैं जो भारतीय भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखते हैं या रखते थे। तो आगे हम लोग देखते हैं प्राच्यवाद की परंपरा। कह रहा है 1783 में विलियम जोन्स नाम का एक व्यक्ति आता है, जो कि बड़ा सज्जन व्यक्ति है, और कलकत्ता आता है। उसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जूनियर जज बनाया जाता है और उस पद पर बिठाया जाता है। तो यहाँ एक सवाल बन सकता है कि जो विलियम जोन्स है वो कब आता है? तो 1783 में, और उसे किस पद पर नियुक्त किया जाता है? तो जूनियर जज के पद पर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है। वो केवल जज ही नहीं था, बल्कि वो भाषाविद भी था, मतलब उसे कई भाषाओं का ज्ञान था। तो सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि किन किन भाषाओं का ज्ञानी था वो या ज्ञाता था। तो हम लोग देख सकते हैं कि ग्रीक था, लैटिन था, फ्रेंच था, अंग्रेजी था, अरबी था और फारसी था। तो इतने भाषाओं का वो विद्वान था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कोई एक भाषा बाहर का डाल देगा, आपको उसमें से छांटने के लिए कहेगा। आगे क्या बता रहा है कि वो लगातार सीखने की प्रक्रिया में जुड़ा हुआ था। वह अनेकों दोस्तों को बनाता था और उनके साथ डिस्कशन करता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वह कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित आदि का विद्वान बन गया। जोन्स पाया कि उस समय कलकत्ता में उसके साथ साथ बहुत सारे अन्य अंग्रेज अफसर थे जो ये प्राच्यवादी थे, मतलब यहाँ के संस्कृति में, भाषा में उनको इंटरेस्ट था। इन्हीं में से 2 प्रमुख नाम हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन बन सकता है। पहला है कोलब्रुक, टॉमस कोलब्रुक, और दूसरा नाम है नेथेनियल हॉलहेड।
जो भारतीय भाषाओं को सीख रहे थे, यहाँ की संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे थे। और इसमें भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि कोलब्रुक और हॉलहेड दोनों मिलकर संस्कृत और फारसी भाषा के रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ के भाषा के जो पुस्तक थे उनको अंग्रेजी में लिखने का काम कर रहे थे। अब आगे क्या होता है कि ये तीनों मिल जाते हैं। कौन तीनों? तो विलियम जोन्स, कोलब्रुक और हॉलहेड तीनों मिलकर एक सोसाइटी का गठन करते हैं जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और यहीं नहीं रुकते हैं, इन्होंने एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू कर दिया, जिससे लोगों में जागरूकता फैले भारतीय संस्कृति के प्रति, भाषा के प्रति। आगे बता रहा है कि जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे, चूँकि उदारवादी थे। उनकी नज़र में दोनों भाषा, दोनों संस्कृति एक था। तो ये था इनके बारे में राय। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि उनका मानना था, किनका? ये जो प्राच्यवादी लोग थे, इनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है, और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। मतलब ये फ्यूचर भी डिपेंडेंट है लैंग्वेज पर और कल्चर पर, संस्कृति पर, जो कि आज हम लोग आज के डेट में भी जोर नहीं देते हैं। तो इस तरह से जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने पर जोर देते थे, लगे रहते थे। आगे हम लोग क्या देखते हैं इसी में कि उन्होंने अनजाने विषयों की शिक्षा न दे जाने पर वकालत भी की थी। मतलब अनजाने विषयों मतलब भारतीय के लिए जो अनजान विषय है उसको ज़्यादा जोर न दिया जाए अंग्रेज़ों की तरफ से, इसकी भी वकालत वो करते थे। अब इनके नज़रिए में क्या होता था, इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा के आदर की उम्मीद कर सकते हैं। मतलब इनका कहना था कि भारतीय तभी इज्जत करेंगे अंग्रेज का, या उन पर विश्वास करेंगे अंग्रेजों पर, जब अंग्रेज उनके भाषा संस्कृति का कद्र करेंगे। ये इन प्राच्यवादियों का मानना था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोली जाती है। 1781 में मदरसा क्या है आप जानते ही हैं। दूसरा क्या है कि 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके। परंतु कंपनी के सभी अफसर जो थे इन विचारों से सहमत नहीं थे। किन विचारों से? प्राच्यवादियों के विचारों से। इनसे बहुत सारे प्राच्यवादी के कटु आलोचक भी बन गए, बहुत सारे अफसर। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि पूरब की जघन्य गलतियाँ क्या थी? मतलब 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेजी अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे, और उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा है। माने हमारा जो ज्ञान है वो त्रुटियों से भरा है और अवैज्ञानिक है, मतलब साइंटिफिक नहीं है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। मतलब हमारा जो जो ग्रंथ वगैरह है या हमारा जो पुराना किताब है वो सब ऊपरी झापड़ी ऐसे जैसे तैसे लिख दिया गया है। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च करना नहीं चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। नाम याद रखना है, जेम्स मिल प्राच्यवादियों पर विरोध करते थे, प्राच्यवादियों का। उनका विश्वास था कि अंग्रेज को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मतलब लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के हिसाब से शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा होना ज़रूरी नहीं है। उनकी राय में क्या था? जेम्स मिल के राय में क्या था? जेम्स मिल के राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह से वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं? वर्नाकुलर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। वर्नाकुलर क्या है? यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज के लिए को हम लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज बोल सकते हैं, और यही था जो अंग्रेज के द्वारा यह टर्म लाया गया। आगे कह रहा है 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। मीन्स प्राच्यवादियों का बड़ा विरोध झेलना पड़ा। अच्छा काम के लिए तो हमेशा से विरोध होना ही है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को सभ्य देश मानते थे। कौन मानता था? यही मैकूले। ठीक है, यहाँ बैठा हुआ है मैकाले। अब देखिए, मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मतलब हमारे यहाँ का कोई भी भाषा जो है ना अंग्रेज की भाषा के सामने नहीं टिक सकता है।
जबकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी जो भाषा यूज करते हैं अंग्रेजी, वो 5,000 वर्ष पुराना ही है उसका इतिहास, और बड़ा ही दरिद्र भाषा माना जाता है। दरिद्र क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि हर एक रिलेशन को भी वो फरिया नहीं पाता है। जैसे हमारे यहाँ पापा की बहन को फूआ बोलते हैं हिंदी में, या बुआ बोलते हैं, वहाँ अंट बोलते हैं। मम्मी की बहन को मासी या मौसी बोलते हैं, वहाँ भी अंट ही बोलते हैं। कौन वाली अंट, ये भी क्लियर नहीं कर पा रहा है बेचारा, और हम लोगों को दरिद्र कहता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि मैकाले का क्या कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। मतलब एक खाना, एक रैक, एक शेल्फ जो है, उसी में पूरा भारतीय संस्कृति या पूरे भारतीय जो साहित्य का ग्रंथ है, किताब है, वो सब समा जाएगा। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैकाले के मिनट्स, हम सीधा यहाँ पर आएंगे। मैकाले के मिनट्स माने मैकाले का जो विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थाओं को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी, मतलब अंग्रेजी पर अब जोर देना शुरू हो गया। अब यहाँ पर मैकाले क्या विवरण देता है उसके बारे में है, जिसको आप खुद से पढ़ लेंगे। केवल हम लोग का बुराई ही है, इसलिए ज़्यादा पढ़ना बेहतर नहीं होगा। अब व्यवसाय के लिए शिक्षा, आगे क्या कह रहा है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजी। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र कहते हैं। तो याद रखिएगा 1854 का डेट, जिसमें चार्ल्स वुड डिस्पैच आया। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितना व्यवहारिक लाभ होगा। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था कि आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार से लाभ दे सकता है। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास के महत्व को समझने में मदद मिलेगी। मतलब उसका शिक्षा ऐसा है जिसमें टेक्निकल एस्पेक्ट तो है ही, साथ ही साथ देश के संसाधनों वगैरह के उपयोगों को समझने लायक भी बिंदु है। लेकिन हमारे यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में वैसा नहीं है, शिक्षण प्रणाली में वैसा नहीं है। यदि उन्हें यूरोपियन जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियाँ और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी। सबसे बड़ा देखिए टारगेट यहाँ पे कर रहा है वो चार्ल्स वुड डिस्पैच में कि ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम अगर देगा, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाएगा तो इससे ब्रिटिश वस्तुओं की मांग होगी। अब हो रही है, कोट पैंट हम लोग पहन रहे हैं, धोती कुर्ता को त्याग रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, ब्रिटिश कल्चर बढ़ रहा है, ब्रिटिश गुड्स का ही डिमांड है। अब भले ही हम लोग भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, लेकिन सोच उन्हीं का यूज कर रहे हैं। तो ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। अब असर अब आप देख पा रहे होंगे अभी के समय में। आगे कह रहा है, वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। मतलब नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, जो आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कितना प्रकार से उत्थान हो रहा है। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। मतलब जब पढ़ा लिखा देगा, अंग्रेजी वाला पूरा वेशभूषा डाल देगा, उसके बाद कंपनी को भरोसेमंद कर्मचारी मिल जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर रहा था, न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता था। मतलब हम लोग यहाँ का जो शिक्षण व्यवस्था था उससे अच्छे कारीगर वगैरह ये सब उत्पन्न नहीं हो सकते थे, प्रोड्यूस नहीं हो सकते थे। जब हम लोग विदेशी शिक्षण व्यवस्था को अपना लिए हैं, उसके बाद ज़्यादा ही निपुण स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो रहा है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेज बहुत सारा कदम उठाता है। अब क्या क्या कदम उठाता है, तो कुछ महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर दिया गया है। पहला बता रहा है कि सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया जाता है। शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके इसलिए। दूसरा, विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था को विकसित करने का भी कदम उठाया गया। तीसरा, 1857 में जब सैनिक विद्रोह हो रहा था, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। उसके आगे एक और स्टेप क्या दिखा रहा है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के भी प्रयास किए गए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। 1854 जो है, लग रहा है कि शिक्षा में एक क्रांति लाएगा, एक शिक्षा के लिए बिल है,
लेकिन आप देख रहे हैं उनका नज़र कहाँ पे है, उनका नज़र है कि किस प्रकार से ब्रिटिश गुड का कंजम्पशन बढ़ाया जाए, किस प्रकार से ब्रिटेन में बने हुए वस्तुओं का उपभोग बढ़ाया जाए, किस प्रकार से भारतीयों को एक अच्छा कंज्यूमर बनाया जाए, किस प्रकार से भारतीयों के दिमाग में नौकरी के प्रति अ, इच्छा पैदा की जाए। आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं कि स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। मतलब स्थानीय पाठशालाओं मतलब जो लोकल लेवल पर जो स्कूल वगैरह चल रहा था उसका क्या हुआ, जो ब्रिटिश के एजुकेशनल पॉलिसी से पहले था। तो कह रहा है कि विलियम एडम का एक रिपोर्ट आया। विलियम एडम कौन है, तो इसको भी यहाँ पर बताया गया है कि 1830 में स्कॉटलैंड से आए एक ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के ज़िलों का दौरा किया। अब दौरा करने के बाद जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और इस क्रम में एडम पाते हैं कि बंगाल और बिहार में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला है, और ये पाठशाले बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जहाँ पर आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। इस प्रकार से अगर आप 1 लाख में 20 गुना कर दीजिए तो 20 लाख विद्यार्थी उस समय पढ़ा करते थे, मतलब 1830 के करीब। एडम बताता है कि ये जो पाठशाला थे संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाए जाते थे। कई पाठशाला स्वयं गुरुजी द्वारा प्रारंभ की गई। अब इन पाठशालाओं की विशेषता क्या थी, इन पाठशालाओं की विशेषता ये थी कि यहाँ की शिक्षा का जो तरीका था काफ़ी लचीला था। यहाँ फ़ी फिक्स नहीं था, जो फ़ी होता है निर्धारित नहीं था, जबकि गार्जियन के कंडीशन को देखते हुए फ़ी को निर्धारित किया जाता था। अगर कोई गरीब है तो कम पैसा देता था, अमीर है वो ज़्यादा पैसा देता था। सिलेबस फिक्स नहीं हुआ करता था, सिलेबस बच्चे के क्षमता को देखते हुए निर्धारित किया जाता था टीचर्स के द्वारा, मानी इंडिविजुअल बच्चे के परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाता था। कोई वार्षिक परीक्षा नहीं होता था, ऐसे ही शिक्षक के द्वारा परीक्षा ले ली जाती थी। और साथ ही साथ जो स्थानीय संस्कृति था या जो पेशा था उसको भी ध्यान में रखा जाता था। जैसे अब कटाई का समय है या अनाज को बोने का समय है, उस समय छुट्टियां दे दी जाती थी ताकि बच्चे स्थानीय पेशा को समझ सके, सीख सके या गार्जियन के कामों में हाथ बटा सके। तो इतना अच्छा व्यवस्था था उस समय का। तो ये सारे चीज़ जो है एडम के रिपोर्ट में सामने आता है। ये इसको जब आप देखेंगे खुद से तो यही सारी चीज़ इसमें बताया गया है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, नई दिनचर्या एवं नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। मतलब 19वीं सदी तक उच्च शिक्षा पर अंग्रेज लोग ध्यान देता था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। लेकिन 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किया जाना चाहिए। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम, नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया। पंडित का काम क्या था, पंडितों का काम था पाठशालाओं का दौरा करना, वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। इसके बाद क्या होता है, अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगेगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएँ, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। अब ये सारे नियम तो लाए गए, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसकी व्यवहारिक समस्या को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये काफ़ी खराब नियम है। अब इसमें क्या हो रहा था कि जो किसान के बच्चे थे फसल के समय, बुआई के समय, कटाई के समय नहीं स्कूल आ पाते थे। जो हस्तकला से संबंधित क्षेत्र था उसके बच्चे भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि समय निर्धारित कर दिया गया। उस समय वो अलग काम में जुटे हुए होते थे। अब आगे जब स्कूल कंटिन्यू जो कर लिए, वो जो हमारा पेशा था, जो पौराणिक पेशा चला रहा था, उससे उनका दूरी बनता गया, जिसके कारण खेती का जो बहुत सारा बारीकी होता है वो समझना भूल गए बच्चे। या जो हस्तकला से निपुण परिवार से आते थे, बुनकर समाज आदि से जो बच्चे आते थे, वो अपने जो पेशा होता था, जो पौराणिक पेशा होता था, उसका ज्ञान उनमें कमता गया। तो इस सब प्रकार से यह भारतीय संस्कृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इन नए नियम और दिनचर्या का नतीजा यह हुआ कि पहले वाली गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में, विद्यालयों में जा सकते थे, क्योंकि समय सारणी काफ़ी लचीला होता था। लेकिन नए अनुशासन की मांग के बाद बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना ज़रूरी था, जबकि उस समय गरीब के बच्चों खेतों में काम करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता नहीं माना जाता था, लेकिन अब माना जाने लगा।
और इससे उनका पढ़ाई प्रभावित होने लगा। अब राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। अब राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची को पढ़ने से पहले हम लोग अरविंद घोष के विचार को समझने का कोशिश करेंगे। कह रहा है अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1960 को बॉम्बे में एक भाषण दिया। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा पहुंच सके। अरबिंदो ने इन सारे बातों पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा में तकनीकी ज्ञानों पर भी जोर देना चाहिए। फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभवों का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। ये पूर्ण रूप से तिरस्कार नहीं करते हैं विदेशी शिक्षा का, जबकि वहाँ के खूबसूरत एलिमेंट्स को, जो अच्छे एलिमेंट्स हैं, उनको शिक्षण व्यवस्था में शामिल करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़कर पर यथासंभव रोजगार पा सके। तो इस प्रकार के समग्र शिक्षण व्यवस्था का या शिक्षण प्रणाली का वो वकालत करते थे। आगे कह रहा है स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले, माने अंग्रेजों ने। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी के शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित होकर कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। अब इस दिशा में हुए प्रयासों के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर मैंने चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध भी थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोग थे जो इस भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इन लोगों का क्या विचार था, क्या मानना था। धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, ये किसका कहना था? महात्मा गांधी का कहना था। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव नष्ट हो गया है। और इसका प्रभाव आप आज के डेट में भी देखते हैं कि किस प्रकार से हिंदी बोलने वालों को कम तरजीह दी जाती है और अंग्रेजी में लिखने बोलने वालों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। यह पापपूर्ण है। इसने भारतीयों को दास बना दिया है। यह महात्मा गांधी बोल रहे हैं। इसने लोगों का पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाले हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थान में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीय के भीतर प्रतिष्ठा, स्वाभिमान व भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। तो ये महात्मा गांधी का राय है। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है और उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग, आत्मा विकसित होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क समझने की क्षमता दोनों विकसित होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी दोनों हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर है शांति निकेतन में जब वे विजिट करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था के से आमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर के शांति निकेतन का यहाँ पर चर्चा करता है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और बीएड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्या रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की। कौन सा संस्था? शांति निकेतन। टैगोर जब बच्चा थे तभी उनके दिमाग में ये सब आइडिया पनपता था कि किस प्रकार से वो चिढ़ते थे स्कूल की व्यवस्था से, उनका दम घुटता था वहाँ। इसलिए क्या हुआ, जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सके, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हों, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए
वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को सम्मिश्रण करना चाहते थे, जो अरविंदो घोष के बारे में हम लोग पढ़े। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि जो अच्छा एलिमेंट है इंग्लिश माने शिक्षा का और हिंदी शिक्षा का, दोनों का मिश्रण हम लोग को बच्चा को देना चाहिए। अब गांधी जी कम्प्लीटली विरोध करते थे। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, शांति निकेतन में। तो ये था ये चैप्टर नंबर 6। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो को भी डाला जा सके। अगर कोई त्रुटि लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।